गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो है हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि उनको हम किस तरीके से मेज़र करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। और इसमें जो है बेसिकली दो मेथड होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, कि इन प्रॉपर्टीज़ की एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली टू मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ गोयस मेथड एंड सेकेंड इज़ फैराडे मेथड। आज हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों में है क्या, और फिर उसके बाद कि दोनों में से कौन सा मेथड जो है ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा बेस्ट मेथड है। ओके, अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोयस मेथड। बेसिकली इस मेथड में है कि गोयस बैलेंस, गोयस इसका साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये बनाया था, तो इसको हम गोयस बैलेंस ही बोलते हैं। एक सिंपल डिवाइस है जो हम यूज़ करेंगे, इसको हम बोलते हैं गोयस बैलेंस एंड इट इज़ यूज टू मेज़र पैरामैग्नेटिज्म। हम इसकी हेल्प से पैरामैग्नेटिज्म को मेज़र कर रहे हैं। इसमें है क्या, जो भी सब्सटेंस है आपके पास जिसका आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है मेज़र करना है, फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंस मीन्स पाउडर फॉर्म में हो या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में वो भी चलेगा, उसको जो है हमारे पास ग्लास की ट्यूब है, पायरेक्स ग्लास की, उसके अंदर फिल करेंगे। ये ट्यूब है, इसके अंदर जो है सैंपल जिसका हमें पैरामैग्नेटिज्म नोट करना है उसको जो है इसमें फिल कर लेंगे, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं गोयस ट्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर सब्सटेंस है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, उससे पहले जो है इसका वे करके देखेंगे कि इस सब्सटेंस का जो है कितना वे है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस सब्सटेंस को जो है सबसे पहले पायरेक्स ग्लास ट्यूब में हमने पाउडर फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में सब्सटेंस लिया है। सबसे पहले जो है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड इसका वेट करेंगे, और उसके बाद जो है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो है हम इसका वेट करके देखेंगे। ठीक है, ये जो ट्यूब है इसको ऐसे हैंग किया हुआ है बैलेंस की हेल्प से। यहाँ पे आपके वे बैलेंस रखे हुए वेट्स, ठीक है, एक तरीके का ये वेइंग बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है सब्सटेंस का पहले विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वेट करके देखेंगे, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेट करेंगे। अब अगर ये सब्सटेंस जो है ये पैरामैग्नेटिक होता है, इफ़ द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक, तो इस केस में क्या होगा, इट विल वे मोर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने विदाउट मैग्नेटिक फील्ड भी इसका वेट किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी वेट किया है। अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक होता है, तो उस केस में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो वेट होगा वो वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो वेट में इंक्रीज हो रहा है, कितना वेट में इंक्रीज हो रहा है, वो इसको मेजर करेगा पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर को। जितना ज़्यादा वेट में इंक्रीज होगा उतना ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है उस कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा होगा। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस तरीके से कि लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी सब्सटेंस में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका जो है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसका वेट जो है इंक्रीज होगा, और वेट इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स उसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, इस ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं गोयस बैलेंस। और ये जो है, जो गोयस हम यहाँ पे ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की होती है। इसके अंदर जो हमने सब्सटेंस रखा है हमें उसका वे करना है, पहले विदाउट मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, फिर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। अगर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वेट जो है सब्सटेंस का ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स वो सब्सटेंस कैसा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सब्सटेंस में उतना ही उसका वेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और उसको सेकेंड वे में किस तरीके से कह सकते हैं कि उसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर, हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ से ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से जो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे ना, तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो बेसिकली कैसे मेजर करेंगे कि डिफरेंस ले लेंगे वेट में सैंपल के, कि जब मैग्नेट जो है ऑफ है तब उसका वेट कितना आ रहा है, और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है तब उसका वेट कितना आ रहा है। जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से जो है हम ससेप्टिबिलिटी को जो है कैलकुलेट करेंगे, और ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से जो है फिर आगे मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ओके,
अब ये सिंपल सा एक मेथड था, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि हमारे पास ये गोएस ट्यूब है, पायरस ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर हम सब्सटेंस को रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड इसका वेट करके देखेंगे, फिर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका वेट करेंगे। अगर सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक होता है तो उसका जो वेट आएगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेट इंक्रीज होकर आएगा, और कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका वेट ज़्यादा आएगा, और पैरामैग्नेटिक रिएक्टर जो है उसका उतना ही ज़्यादा होगा। और दोनों के डिफरेंस में वेट की कि जब मैग्नेट ऑन है या फिर ऑफ है, जो डिफरेंस आएगा उसकी हेल्प से जो है हम ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, और फिर फर्दर ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से जो है हम मैग्नेटिक मोमेंट को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब जो गोएस प्रोसीजर है काफ़ी सिंपल मेथड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली आपके पास है क्या कि जो सैंपल है हमने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसके अंदर रखा है, और इसको जो है नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको जो है प्लेस किया है, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा कि कितना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसे हम कैसे डिटरमिन करेंगे, बेसिस के फोर्स। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा सैंपल तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ना, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द सैंपल F इज इक्वल टू 1/2 A कापा H स्क्वेयर। ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि ये जो मैं सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ इसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, H होगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो कापा है ये होती है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। अब देखो जो ये इक्वेशन मैं लिख रही हूँ फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, ये इक्वेशन जो है सिर्फ तभी वैलिड है जब हम जो है मीडियम वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं। अगर ये मेजरमेंट जो हो रही है पूरी की पूरी वैक्यूम में हो रही है तो उस केस में जो है हम फोर्स जो है इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। बट अगर मीडियम जो है वो वैक्यूम ना हो के एयर होता है तो उस केस में क्या होगा, एयर की ससेप्टिबिलिटी भी होगी, और उस एयर की ससेप्टिबिलिटी को जो है हमें इसमें से रिमूव करना होगा। तो उस केस में अगर ये तो है इफ़ मीडियम इज़ वैक्यूम तो हम फोर्स इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर जो मीडियम है वो एयर होता है तो इस केस में फोर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 AH स्क्वेयर, जो ससेप्टिबिलिटी है ये वैक्यूम की, माइनस कर देंगे इसमें ससेप्टिबिलिटी एयर की। सपोज कर लो मैं इसको लेट कर देती हूँ K', ठीक है। तो एयर की ससेप्टिबिलिटी को जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास जो है उसका फोर्स आ जाएगा। और ये K' यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर। क्लियर। अब देखो ये जो गोएस ट्यूब है ये भी तरीके से होलो सिलेंडर ही है मेरे पास, और इसके अंदर क्या कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो पहले से ही प्रेजेंट होगा। तो एक्चुअल फोर्स के सैंपल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल फोर्स तो ये हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है, लेकिन ये जो होलो पार्ट है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो इस फोर्स को, कि जो इस होलो सिलेंडर के ऊपर फोर्स है उस फोर्स को जो है हमें इसमें से रिमूव करना होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जो गोएस ट्यूब है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की है। देखो अगर आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ कि हमें अगर एक्चुअल फोर्स कैलकुलेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, होलो सिलेंडर का जो फोर्स है उसको जो है जितना ऑब्जर्व फोर्स है उसमें से जो है माइनस कर देंगे, और जो फोर्स होगा इसमें, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है इसलिए जो फोर्स लग रहा होगा गोएस ट्यूब के ऊपर वो कैसा होगा, नेगेटिव फोर्स होगा। अब जैसे सपोज करो हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा यहाँ पे क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन होलो सिलेंडर। इसको हमें इसमें से रिमूव करना है, और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई ट्यूब तो ये क्या होगी, वैल्यू नेगेटिव होगी। तो 1/2 AH स्क्वेयर माइनस K' प्लस डेल्टा, माइनस कर रहे हैं और ये पहले ही माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये डेल्टा का सिंबल है इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास एक्चुअल फोर्स आ जाएगा कि जो होलो सिलेंडर के ऊपर फोर्स है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स प्रेजेंट है, एंड जस्ट बिकॉज वो डायमैग्नेटिक मटेरियल की है तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो नेगेटिव फोर्स होगा, उसको जो है हम इस ऑब्जर्व फोर्स में से जो है माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास फोर्स आएगा वो आएगा उसका एक्चुअल फोर्स। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि जो सैंपल हम ले रहे हैं इसकी कांस्टेंट लेंथ है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है वो भी सेम रहे, तो ये वाला जो फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं ANH स्क्वेयर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है। सिमिलर वे में जो H यूज़ कर यहाँ पे इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वो भी क्या होगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी।
तो इस केस में अगर हमें डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी जो है सैंपल की, तो उसके लिए जो है एक और इक्वेशन है, ये आपको इक्वेशन एज इट इज़ लर्न करनी है। 10⁻6 xi इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एफ डैश डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ये एक इक्वेशन है। अगर हम इक्वेशन में डेंसिटी को इन्वॉल्व करते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी। आप देखो इस इक्वेशन में जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एलो फॉर द डिस्प्लेस्ड एयर। कितनी एयर डिस्प्लेस्ड हो रही है उसको जो है ये मेज़र करेगा। W कितना हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं, वेट ऑफ सैंपल। और जो गोइस बैलेंस हम यूज़ कर रहे हैं इसमें जो सब्सटेंस है वो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, तो जो वेट होगा सैंपल का वो ग्राम में यूज़ होगा। F डैश फोर्स ऑन द सैंपल, फोर्स ऑन द सैंपल। और ये किस तरीके से आएगा हमारे पास, F डैश, F उसमें से हम माइनस कर देंगे डेल्टा फोर्स को, ठीक है। और जो F है और डेल्टा है इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा F डैश फोर्स। और बीटा ये है इसका ट्यूब कैलिब्रेशन कांस्टेंट। देखो कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि देखो कोई भी ऑपरेटर्स है, हम सबसे पहले ऑपरेटर्स को यूज़ करने से पहले इसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट का मतलब कि हम कुछ भी सपोज करो कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम पहले एक ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसकी हमें ससेप्टिबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू पता है, उसी सब्सटेंस को हम उसके अंदर रखेंगे। वहाँ से ये जो बीटा है कैलिब्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। जस्ट बिकॉज ये कांस्टेंट है तो इस हर एक सैंपल के लिए इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, तो वो फिर हम बीटा की वैल्यू यूज़ करके यहाँ पे बाद में जो है ससेप्टिबिलिटी को जो है कैलकुलेट करेंगे। तो बीटा को बोलते हैं ट्यूब कैलिब्रेशन कांस्टेंट, कि जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करें वो कैलिब्रेट है, मतलब कि वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसा सब्सटेंस इस ट्यूब में डाल के उसकी वैल्यू नोट करेंगे जिसकी हमें ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है पहले से ही पता हो। बेसिकली यहाँ पे जो हम स्टैंडर्ड, इसको हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं या फिर कैलिब्रेशन सब्सटेंस, वो जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मरकरी COCNS4, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट इसका नेम है, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट, क्लियर। और इसकी जो है हमें ससेप्टिबिलिटी पहले से ही नोन है। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है एक्साई की, वो वैल्यू होती है 16.44 इंटू 10⁻⁻6। अब हमें इसकी वैल्यू पहले से ही नोन है, तो पहले हम इस सब्सटेंस को जो है गोइस ट्यूब में रख के यहाँ से कैलिब्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, और वो कांस्टेंट है सबके लिए वैल्यू सेम रहेगी, फिर उस वैल्यू को जो है फर्दर यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सब्सटेंस के साथ हमने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फिर अगर हमें अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और डेल्टा और एफ फोर्स, ये एफ और डेल्टा इन सब की वैल्यूज पता लग जाए किसी भी सैंपल के लिए जिसकी हमें ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए जो है फिर हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास गोयस मेथड की, इसकी हेल्प से जो है हम किस तरीके से वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। फिर वो फर्दर भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें अभी, और कि ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से फर्दर हम मैग्नेटिक मोमेंट पे कैसे जो है मूव ऑन करेंगे आगे। पहले दूसरा ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो वाली कैलकुलेशन करेंगे कि ससेप्टिबिलिटी से मैग्नेटिक मोमेंट पे किस तरीके से मूव ऑन करना है। अब देखो हर एक मेथड की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। पहले जो है हम इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि जो हम गोयस मेथड यूज़ कर रहे हैं ये हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है और क्या इसके एक दो जो है वो माइनस पॉइंट है। एडवांटेज की मैं बात करूँ, सबसे सिंपल जो है कि इजी है, बहुत इजी है ऐसे ऑपरेटर्स यूज़ करना। गोयस ट्यूब की हमने अंदर सैंपल रखा और उसका वेट जो है पहले विदाउट मैग्नेटिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस ऑफ यूज़ कर लिया। ईजी है, इसको हैंडल करना ईजी है, हैंडल टू यूज़, हैंडल एंड यूज़। और सेकंड जो बात करूँ उसकी, कि इस केस में क्या है, जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं वो लार्ज अमाउंट में सैंपल यूज़ हो रहा है, ग्राम्स में सैंपल यूज़ होगा। जितना ज़्यादा सैंपल होगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। तो एक सिंपल से केमिकल बैलेंस की हेल्प से भी जो है हम कितना उसकी मास में चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
कि हमारे पास सैंपल जो है वो, अगर देखो स्मॉल अमाउंट सैंपल जो है ग्राम्स में यूज़ हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल है, जितना ज़्यादा सैंपल है उतना ही उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो हमें इसके लिए जो है कोई स्पेशल बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो केमिकल बैलेंस नॉर्मल यूज़ होता है उसकी हेल्प से भी जो है हम कितना वेट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना वेट में चेंज आ रहा है, वो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करूँ उसके डिसएडवांटेजेस की, पहली तो डिसएडवांटेज की यही होगी, इसे लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए। अगर मेरे पास थोड़ा अमाउंट है सब्सटेंस का तो हम यूज़ उसे नहीं कर सकते, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड। एंड सेकेंड थिंग कि जो ये गोएस ट्यूब है इसको जो है पर्टिकुलरली पायरस ग्लास ट्यूब हमने यूज़ किया, परफेक्ट पैकिंग की जरूरत है, यूनिफॉर्म पैकिंग होनी चाहिए, तभी हमें जो है करेक्ट रिजल्ट मिलते हैं। अगर इसकी पैकिंग जो है कहीं से भी वो नॉन यूनिफॉर्म रह जाएगी तो उस केस में क्या है, जो रिजल्ट आएंगे वो एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो नहीं होंगे। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड। फर्स्ट हो गया गोएस मेथड एंड सेकेंड वन इज फैराडे मेथड। सेकेंड वन इज फैराडे मेथड। अब देखो, पहले साथ से दोनों के डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्या वो उसका माइनस पॉइंट था। फैराडे जो मेथड है इसकी हेल्प से जो है हम डायरेक्ट जो है स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को फिर हम फर्दर चेंज करेंगे स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी में और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन फैराडे मेथड का फर्स्ट प्लस पॉइंट यही होगा कि डायरेक्ट जो है हम स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है इस मेथड की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड बात करूँ, इस केस में जो है हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल चाहिए, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, जैसे कि अगर हम वहाँ पे कहें कि वहाँ पे हम ग्राम्स में यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे अगर हमारे पास मिलीग्राम में कोई सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है हमें, तो उस केस में भी हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी वही करेंगे कि थोड़ा सा हमने मिलीग्राम में सब्सटेंस लिया, उसको जो है, जैसे मैं पहले डायग्राम बता देती हूँ थोड़ा सा, उससे ज़्यादा ईजिली क्लियर हो जाएगा आपको। ये इलेक्ट्रो बैलेंस लगा हुआ है, इसकी हेल्प से हमने एक ट्यूब में सब्सटेंस को जो है सस्पेंड कर दिया, इसके अंदर ये सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। ये मैग्नेट लगी हुई है बेसिकली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, कि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा मिलीग्राम में सब्सटेंस लिया, उसको वैसे ही इनहोमोजेनियस फील्ड में जो है हम इसको हैंग कर देंगे। अब इसमें क्या है कि जो सस्पेंड कर रहे हैं हम मैग्नेटिक पोल्स के बीच में सैंपल, इस केस में जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एच नोट डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे जो है बेसिकली डेल्टा एच बाय डेल्टा एक्स जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये तो है यहाँ पे यूनिफॉर्म है ग्रेडियंट, और जो एच होगा यहाँ पे वो होगा इसका फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो जो सैंपल के ऊपर फोर्स लग रहा है उस फोर्स को निकालेंगे हम, F इज इक्वल टू एम एक्साई एच नोट डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है हम कितना फोर्स सैंपल के ऊपर लग रहा है जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है वो कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। वैसे ही जैसे गोएस मेथड में किया था कि सबसे पहले हम सैंपल का वे आउट ऑफ फील्ड करेंगे, फिर इन द फील्ड करेंगे, और फिर उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको जो है वहाँ से मेज़र करेंगे। कैसे, दोनों फोर्स का डिफरेंस लेके सबसे पहले इसका सैंपल का वेट लेंगे इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उन दोनों के डिफरेंस से जो है हम यहाँ पे जो है कितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में भी सबसे पहले जैसे वो कैलिब्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी एक ऐसा सब्सटेंस यूज़ करेंगे जिसकी ससेप्टिबिलिटी हमें नोन हो, तो वो यही सेम सब्सटेंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मरकरी टेट्राथायोसाइनोकोबाल्टेट। ठीक है, अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड H है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड H नोट और डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये है इसका ग्रेडियंट। कि अब हमारे पास दो सब्सटेंस हो गए, एक तो होगा स्टैंडर्ड सब्सटेंस और एक अननोन सब्सटेंस जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कि दोनों के लिए ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेडियंट की वैल्यू को सेम रखते हैं, एफ एस डिवाइडेड बाय, इसको मैं डिवाइड में ले आती हूँ, एम एस
XIS। ये देखो H नोट और डेल्टा H बाई डेल्टा एक्स वैल्यू दोनों के लिए सेम है। FS का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड सब्सटेंस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अननोन सब्सटेंस के ऊपर फोर्स, उसका वेट और उसकी ससेप्टिबिलिटी वैल्यू। दोनों जब हमने H और डेल्टा H बाई डेल्टा एक्स को तो सेम रखा, कॉन्स्टेंट रखा, तो वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या चाहिए, ये चाहिए वैल्यू स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी अननोन सब्सटेंस की, उसे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, S डिवाइडेड बाई FS इंटू MU जा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम मोलर ससेप्टिबिलिटी को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट दोनों मेथड में जो है ना थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वैसे दोनों मेथड सेम ही है। अब इस मेथड के एडवांटेज की बात करें कि जो फैराडे मेथड है इसकी क्या एडवांटेज है। सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो यही कि इसके अंदर जो है हमें वेरी स्मॉल क्वांटिटी चाहिए सब्सटेंस की, उसकी हेल्प से भी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। फर्स्ट तो मेन ये है कि हम यहाँ पे जो है उस वाले मेथड में हम ग्राम्स में सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मिलीग्राम में अगर हमारे पास सब्सटेंस है उसकी हेल्प से भी जो है हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ कि हम जो है फैराडे मेथड की हेल्प से डायरेक्ट जो है वो स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। गोइज मेथड में जो है हमें वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मिल रही थी, और ये कन्वर्जन करना कि वॉल्यूम को आप पहले स्पेसिफिक में कन्वर्ट करो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, जस्ट बिकॉज हम जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो पाउडर सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में डेंसिटी, हमें उसकी एक्यूरेट डेंसिटी पता होनी चाहिए, जो हमें जनरली सब्सटेंसेस के लिए नहीं पता होती, तो वो कन्वर्जन काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इस मेथड की हेल्प से जो है हम डायरेक्ट ही जो है, हमें वो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट जो है स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो बेसिक जो है जो दो उसके नेगेटिव पॉइंट्स कहूँ या फिर डिसएडवांटेज कहूँ, वो यही दो थे कि हमें सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, एंड सेकंड वन इज़ कि अगर उस वाले सब्सटेंस उसमें जो है प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों ही कि हम डायरेक्ट तो स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड सेकंड वन कि जो सब्सटेंस है वो मिलीग्राम में रिक्वायर होता है इस वाले केस में। क्लियर। अब इसी के अंदर एक सब टॉपिक है छोटा सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डायामैग्नेटिक करेक्शन। पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ है क्या इसका मतलब। अब देखो, आपको पता है दो तरीके की सब्सटेंसेस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक, या फिर मैं कहूँ का बिहेवियर है सब्सटेंस का, सब्सटेंस तो नहीं कह सकते, दो टाइप के कि सब्सटेंस का दो तरीके का बिहेवियर होता है। एक तो हो गया पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और सेकंड वन इज डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ऐसे सब्सटेंस जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है उसको हम बोल देते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सिमिलर वे में पैरामैग्नेटिक वाला हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होती। हम डायमैग्नेटिक उसी को कहते हैं ना कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। तो उस केस में क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो वो एक दूसरे का आपस में कैंसिल कर देंगे, और जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आएगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और ऐसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से क्या है, उसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, बट वो जो होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो है अपोज करेगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसके अंदर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो जो स्मॉल अमाउंट हो रहा है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का, वो अप्लाइड जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसको जो है वो अपोज करेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो दे रिपेल लाइन ऑफ फोर्स। और इसीलिए गोइस ट्यूब में अगर हम ऐसे सब्सटेंस को रखते हैं तो वेट जो है वो स्लाइटली डिक्रीज करेगा। क्लियर। अब देखो, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेटिक मोमेंट को जो है कंट्रीब्यूट करेंगे नेगेटिव वे में कि वो रिपेल कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँगी कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो मैग्नेटिक मोमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं XIM, इस वैल्यू को जो है वो अफेक्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें क्या चाहिए फर्दर मैग्नेटिक मोमेंट हमें इससे कैलकुलेट करना है कि अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से जो हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। अपोज करने की वजह से क्या हुआ, अब वो कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस वाली वैल्यू को XIM वैल्यू जो है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसको जो है वो इफेक्ट करेगा।
इसलिए कि जो कंट्रीब्यूशन है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आपस में दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल, अगर हम बात करें मेटल है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर और लिगेंड और एटम्स भी तो प्रेजेंट होते हैं, और लिगेंड जो होते हैं वो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा यहाँ पे कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन को जो है अपोज करेगी। तो हम जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेज़र कर रहे हैं उसके अंदर दोनों ही कंट्रीब्यूशन है। मींस कि अभी तक जो हमने XIM मेज़र की वैल्यू, ये ससेप्टिबिलिटी ड्यू टू पैरामैग्नेटिज्म प्लस ससेप्टिबिलिटी ड्यू टू डायामैग्नेटिज्म, दोनों की वजह से ही जो है ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो पैरामैग्नेटिज्म मेजर करना है ना मेटल आयन का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मेजर ससेप्टिबिलिटी है, इसमें से अगर मैं डायमैग्नेटिक वाला पार्ट माइनस कर दूंगी तो आपके पास क्या आ जाएगी, पैरामैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी। दैट मीन्स XI पैरामैग्नेटिज्म इज इक्वल टू XIM मेजर्ड माइनस XI डायमैग्नेटिज्म। क्लियर। अब जो ये डायमैग्नेटिज्म करेक्शन है इसको अगर हम मेजर्ड वैल्यू में से रिमूव कर देंगे तो अब आपके पास जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, और इसी को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक करेक्शन। कि जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू आ रही है उसके अंदर जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आ रही है प्लस अनपेयर्ड की वजह से भी आ रही है। तो हम डायमैग्नेटिक करेक्शन वहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें पैरामैग्नेटिज्म नोट करना है तो हम मेजर्ड वैल्यू में से डायमैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी को जो है रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो आपको पास मिलेगी ससेप्टिबिलिटी वो होगी पैरामैग्नेटिज्म के लिए। क्लियर। अब देखो ससेप्टिबिलिटी तक तो हम फाइनली पहुँच गए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब हमें जो है दोनों के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है कि क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक मूवमेंट। ससेप्टिबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली, अब इसकी हेल्प से हमें क्या चाहिए, बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए ना। तो इन दोनों में देखेंगे क्या रिलेशन इन दोनों में होता है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट से किस तरीके से रिलेट करती है। XIM, इसके ऊपर मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ करेक्टेड। करेक्टेड का मतलब है कि इसमें डायमैग्नेटिक करेक्शन हो चुकी है, ये करेक्ट वैल्यू है। इट इज़ इक्वल टू N0 म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3kT। यहाँ पे K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, N0 इज एवोगैड्रो नंबर, T इज टेम्परेचर। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए ना, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊँ। म्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 3k डिवाइडेड बाई N0 XIM करेक्टेड इनटू टेम्परेचर। म्यू स्क्वेयर की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए, म्यू की, इसका रूट ले लो 3k डिवाइडेड बाई N0 अंडर द रूट XIM करेक्टेड इनटू टेम्परेचर। ठीक है, अब 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर 3 भी कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी टर्म तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। म्यू इज इक्वल टू एक इसके साथ कांस्टेंट टर्म है, टेम्परेचर चेंज होगा इसलिए मैंने उसको XIM के साथ लिखा है, उसे कांस्टेंट वाली टर्म में नहीं लिखा, इनटू टेम्परेचर। अगर आप इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे प्लस फिर इसमें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है वैल्यू 2.82। आगे ये वाला फैक्टर XIM करेक्टेड इनटू T, ये आ जाएगी आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू। ओके, और मैग्नेटिक मूवमेंट को जो हम मेज़र करते हैं उसके यूनिट्स क्या होते हैं, बोर मैग्नेटन, तो इसके पीछे लिख देंगे B.M। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोर मैग्नेटन। क्लियर। तो इस वे में जो है हमारे पास ससेप्टिबिलिटी की अगर वैल्यू आ जाए, ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या रिलेशन होगा, म्यू इज इक्वल टू 2.82 रूट XIM करेक्टेड इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
मोलर के ससेप्टिबिलिटी हमने कैसे कैलकुलेट करनी है वो हमने दो मेथड के थ्रू देख लिया। अब जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आएगी उसको हम जो है यहाँ पे पहले उसको करेक्ट करेंगे, डायमैग्नेटिक करेक्शन करेंगे उसके अंदर। कैसे कि जो मेजर्ड वैल्यू है उस वो दोनों की वजह से है, पैरामैग्नेटिक प्लस डायमैग्नेटिक, उसमें से डायमैग्नेटिक वाली वैल्यू को रिमूव कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी XIM करेक्टेड, और वो XIM करेक्टेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस टर्म का रूट लेंगे और बाहर है 2.82। इसको जब आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास जो है म्यू की वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।